सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब हम अपना आनुवंशिकता और उत्क्रांति अपने इस पहले पाठ के अगले छोर की ओर बढ़ते हैं। जो घटक है अभी अब तक हम आनुवंशिकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे, आनुवंशिकता एवं आनुवंशिक बदल। दूसरा अपना टॉपिक प्रतिलिखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभी हम उत्क्रांति के ओर बढ़ते हैं। उत्क्रांति के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो अभी उत्क्रांति यह क्या है ये समझने से पहले हमें किताब में कुछ प्रश्न दिए हैं, थोड़ा याद कीजिए, में उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, हमारे पाचन संस्थान में पाए जाने वाली अपेंडिक्स यानी ही जिसे हम आंत्रपुच्छ ऐसा कहते हैं, इस अवयव का क्या कार्य है। तो आंत्रपुच्छ यह क्या कार्य करता है। हमारे आकृति में हमें आंत्रपुच्छ दिखाई देता है। हमें छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बारे में आपने जानकारी नवी कक्षा में प्राप्त की है कि जो पाचन संस्थान में होती है और भोजन पचाने की जब क्रिया होती है तब वह हमें मदद करते हैं। इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो वही हमें एक आंत्रपुच्छ नामक अंग दिखाई देता है और हमें सवाल पूछा गया है कि यह आंत्रपुच्छ का कोई कार्य करता है क्या, जिसे हम अपेंडिक्स ऐसा भी कहते हैं। तो यह आंत्रपुच्छ बिल्कुल भी कोई भी कार्य नहीं करता। हमारे पाचन संस्थान में पाए जाने वाले अपेंडिक्स यानी आंत्रपुच्छ अवयव कोई कार्य करता नहीं। उसके हमारे शरीर में होने से या ना होने से हमें कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं होती। किंतु अगर हम ज़्यादा तेलीय पदार्थ खाएं या मसालेदार पदार्थ अगर खाएं तो कभी कभी क्या होता है कि इस आंत्रपुच्छ को सूजन आती है और जिसके कारण हमें तकलीफ़ होती है। मतलब पहले शुरुआत में हमें पेट दर्द होता है, पेट के किसी एक हिस्से में हमें दर्द शुरू होने लगता है, बाहरी भाग में हमें पहले ऐसे महसूस होता है। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस आंत्रपुच्छ को सूजन आने के कारण अगर रक्तवाहिनियों द्वारा रक्त नहीं वहन ठीक तरीके से हुआ गया तो कभी कभी ये फटने की भी संभावना होती है और जिसके कारण हमें तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ हो सकती है और इसके कारण हमें आंत्रपुच्छ का ऑपरेशन करके उस भाग को निकाल भी सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी हमने सुना, इस भाग का हमें कोई उपयोग नहीं, क्योंकि उसका होने से या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किंतु अगर अभी जो हमने बताया आपको कि उसके कारण अगर सूजन आई या वो फट गया भाग तो वह हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। इसके लिए हम उस भाग को शरीर के द्वारा ऑपरेशन करके शरीर के बाहर से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका हमें कोई भी उपयोग नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हमें अक्कल दाढ़ का वास्तव में उपयोग भोजन को चबाकर खाने के लिए होता है। अक्कल दाढ़, ये सभी ने आपने नाम तो सुना होगा। लगभग हम 18 साल की उम्र के बाद होते हैं तब अक्कल दाढ़ आती है। तो ये अक्कल दाढ़ जो है उसका उपयोग भोजन को चबाकर खाने के लिए होता है क्या। तो इस अक्कल दाढ़ का भी उपयोग भोजन को चबाकर खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हमारे अक्कल दाढ़ का उपयोग भोजन को चबाकर खाने के लिए नहीं किया जाता। अक्कल दाढ़ के अलावा भी हम भोजन को चबाकर खा सकते हैं, किंतु जो अत्यंत जो मांस भक्षण करने वाले प्राणी हैं तो उन्हें उस भोजन को अत्यंत चबाकर खाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए उसे मदद होती है, उन प्राणी वर्गों को उनकी मदद होती है। किंतु मनुष्य प्राणी को इस अक्कल दाढ़ का बिल्कुल भी कोई भी उपयोग नहीं होता। अगला हमारा सवाल है, तीसरा प्रश्न, डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी नष्ट क्यों हुए। डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी नष्ट क्यों हुए। तो उसका उत्तर हम देखते हैं। डायनासोर को जिस पर्यावरण में जीवित रहना था उस पर्यावरण से वे अनुकूलन नहीं कर पाए। हिमयुग का आरंभ होने पर डायनासोर के लिए भोजन की कमी पड़ गई और इसी के कारण भूखमरी उनके नष्ट होने का प्रमुख कारण था। वैसे हमें चित्र में अभी देखो, उसका केवल हमें कंकाल ही दिखाई दे रहा है। तो एक चित्र में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ज्वाला है जो उसके ऊपर आ रही है, ऐसा हमें दिखाई देता है। जैसे कि अभी हमने कुछ कारण पढ़े, उसी के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि धूमकेतु पृथ्वी के साथ टकराया और उसी के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण भी
इस डायनासोर का अंत हुआ होगा, ऐसा भी माना जाता है। ये कहानी भी लिखित है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पर्यावरण, डायनासोर को जिस पर्यावरण में जीवित रहना था उस पर्यावरण से वह अनुकूलन नहीं कर पाया। अनुकूलन करना मतलब क्या होता है? एक सामंजस्य, एक समायोजन क्षमता बनाए रखना। अगर हमें इस पृथ्वी में जीवित रहना है तो जो जो समस्याएं हमारे बीच में आएगी उन समस्याओं से लड़ना हमें है, तो हम उस पर समायोजन कर पाएंगे, तो ही हम जीवित रह पाएंगे। तो इसी के अनुसार जब परिस्थिति बदलती गई, वातावरण जैसे जैसे बदलता गया, तो उसका प्रभाव जब डायनासोर के शरीर पर होने लगा, तब डायनासोर को उसके अनुसार अपने शरीर में बदलाव लाना चाहिए था, किंतु वह खुद में परिवर्तन नहीं ला पाया और प्रकृति के साथ तालमेल न बिठाने के कारण क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। जैसे कि यहाँ बोला है कि हिम युग का आरंभ होने पर डायनासोर के लिए भोजन की कमी पड़ गई। तो भोजन उसे मिला ही नहीं, या उसने भोजन खोजने का प्रयास करना उसे चाहिए था। अगर वह प्रयास करता तो वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठता, और शायद अभी जो हम फिल्मों में वगैरह जो डायनासोर दिखते वो हमें देखने को मिलते, जो कि अभी केवल हम चित्र में ही देखते हैं। तो भोजन की कमी आ गई, उसने भोजन खोजने का प्रयास नहीं किया, प्रकृति के साथ समायोजन क्षमता जो स्थापित करनी चाहिए थी वह नहीं कर सका, और कारणवश क्या हो गया? भूखमरी के कारण उसे खाना नहीं मिला, उसकी वृद्धि नहीं हुई, विकास नहीं हुआ, और धीरे धीरे करके उसकी प्रजातियां नष्ट होने लगी। इसीलिए डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी नष्ट होने का कारण भूखमरी यह भी है। अभी हमारा अगला प्रश्न है, चौथा, प्राणी तथा पक्षी इनकी अनेक प्रजातियां नष्ट क्यों हो रही है? जैसे कि अभी हमें पता है गौरैया, ये जैसे पहले तो या कौवा भी देखे तो बहुत सी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, उनकी तुलना में अभी जो हमें कौवे या गोरिया जो दिखाई देते हैं वह बहुत ही संख्या उनकी कम हुई है। ये प्रजातियां अभी विलुप्त होने लगी है। तो विलुप्त हो रही है मतलब ही क्या? वो नष्ट होने की कगार में है। जैसे अभी हमने डायनासोर के बारे में सुना कि वह पहले प्रकृति में था किंतु अभी वह अस्तित्व में नहीं है, वैसे अभी हमने जिन कुछ प्रजातियों के नाम लिए तो वह भी पक्षियों की प्रजातियां, अभी जो उदाहरण हमने लिए वह भी प्रकृति में है किंतु वह नष्ट होने के कगार पर है, वह भी नष्ट हो रही है। तो उसका कारण क्या है? वह क्यों नष्ट हो रही है? तो पर्यावरण में होने वाला बदलाव प्राणी तथा पक्षियों के अधिवास के लिए खतरा है। अधिवास मतलब क्या? जैसे हमारे रहने के लिए हमने निवास बनाए हैं, हाँ, जिसमें हम सारे घटकों से, यानी कि अभी वर्षा है तो वर्षा से सुरक्षित है, गर्मियों से सुरक्षित है, तो अन्य अन्य जो समस्या है उनसे हमें रक्षा देने का कार्य हमारा निवास कर रहा है। तो वैसे ही जो पर्यावरण में जो होने वाला बदलाव है वह प्राणी तथा पक्षियों के अधिवास के लिए खतरा बन गया, खतरा है। प्रदूषण, बढ़ता हुआ शहरीकरण इत्यादि के कारण प्राणी तथा पक्षियों को अधिवास और भोजन की कमी हो रही है। प्राणी तथा पक्षियों के अवैध शिकार के कारण भी इनकी प्रजातियां भी नष्ट हो रही है। मतलब ही अभी क्या हुआ? प्रदूषण अभी जैसे, और शहरीकरण ये प्रमुख कारण भी है। हम उन्हें कह सकते हैं कि प्राणियों के जो प्रजातियां नष्ट हो रही है उनके पीछे का महत्वपूर्ण कारण ये प्रदूषण और शहरीकरण भी है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है, बराबर, और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। सभी प्राणी या जाति वर्ग है उसमें मनुष्य को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वह बुद्धिमान प्राणी है। तो इस बुद्धिमान प्राणी ने अपनी आवश्यकताएं बढ़ाने के लिए, जैसे हम पहले हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या बोलते थे कि हमें भोजन चाहिए, आवास चाहिए, बराबर, और हमें वस्त्र चाहिए, ये हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताएं समझते थे। किंतु अब हमारी ये आवश्यकताएं सीमित नहीं है। हमारी मांगे, जैसे जैसे प्रकृति का विकास हो रहा है हमारी मांगे भी बढ़ती जा रही है, और इस मांगे जो हमारी बढ़ रही है उनकी पूर्ति करने के लिए हमें पर्यावरण की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम क्या करते गए? जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ती गई तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ी? पर्यावरण की, क्योंकि हमें रहने के लिए भी अधिवास चाहिए, निवास चाहिए। तो इसके लिए मनुष्य ने क्या किया? जंगलों की कटाई की और फिर एक समतल पृष्ठभाग बनाए जिस पर वह अपने लिए आवास बना सका। या अभी हमें लोक संख्या बढ़ने के कारण जैसे निवास की आवश्यकता है वैसे ही अपने भोजन की भी आवश्यकता है, बराबर। भोजन की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने क्या किया कि वो खेती करने को प्रारंभ किया। खेती करने के लिए भी उसे विशिष्ट जगह की आवश्यकता थी, वह भी उसे वृक्षों को तोड़ने के बाद ही प्राप्त होने वाली थी। इस प्रकार क्या होने लगा कि कुछ वृक्षों की प्रजातियां भी नष्ट होने लगी और हमें आवास प्राप्त हुआ।
और हमें जो खेती थी, जो हमारी खाद्यान्न की मांग थी, वह पूर्ण हो गई। साथ में ही अभी कारखाने या औद्योगिकरण का विकास हम बोलते हैं, उसकी भी शुरुआत अभी उसी के कारण होने लगी है, जिससे मनुष्य अपनी जो सारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति वह पर्यावरण के द्वारा कर रहा है। किंतु अभी देखो कि जैसे कि हमने कहा, हमने तो हमारी आवश्यकता पूर्ण कर ली, हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं, मांगे पर्यावरण द्वारा पूर्ण कर रहे हैं, किंतु उन वृक्षों को तोड़ने के कारण क्या हुआ कि प्राणियों और पक्षियों का अधिवास खतरे में आ गया। क्योंकि जैसे हमारे लिए जो धूप गर्मी उनसे बचने के लिए जैसे निवास है, वैसे पक्षियों के पास या प्राणियों के पास उनकी सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन है, तो जंगल है, वृक्ष है। किंतु उनकी कटाई होने के कारण वह क्या हो गया, वह भी धीरे धीरे नष्ट होने लगा, और उसके कारण उनकी खान पान की व्यवस्था या रहने की जो सुविधा थी वह भी कम कम होने लगी। और फिर असुरक्षितता के कारण ये जो कुछ प्रजातियां है वह क्या होने लगी, कम होने लगी। जैसे कि हमने चित्र में कुछ प्रजातियां, जो भारत की महत्वपूर्ण प्रजातियां जो अभी कम हो रही है, उन्हें हम देख रहे हैं। जैसे कि बाघ भी उसमें से एक प्रजातियां है जो भी अभी बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रकार भोजन और अधिवास इसकी सुविधा न होने के कारण क्या होने लगा, उनकी संख्या अभी कम होती गई, उनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई। और एक जैसे कि कारण हमने इधर लास्ट में लिखा है कि प्राणी तथा पक्षियों के अवैध शिकार, इसके कारण भी प्रजातियां नष्ट हो रही है। जैसे अभी हम सुन ही रहे हैं कि जैसे कि मनुष्य की मांगे बढ़ रही है और औद्योगिकरण वह प्रारंभ कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, तो ऐसे में वह क्या करने लगा, उसके मनुष्य के कुछ उद्योग जो है वह प्राणियों पर भी निर्भर है या पक्षियों पर निर्भर है, तो वह क्या करता है, उनकी शिकार करता है। कुछ मनुष्य अपने शौक के लिए, तो कुछ मनुष्य अपनी कुछ आर्थिक कमाने के लिए भी क्या करता है, उन पक्षी और प्राणियों की शिकार करता है। तो उसी के कारण भी ये जो प्रजातियां है वह नष्ट हो रही है। किंतु अभी शासन द्वारा क्या किया गया है, इन विलुप्त होने वाली प्रजातियों को वैसे ही बरकरार या कायम रखने के लिए उसने आरक्षित जैविक विभाग ऐसे एक महत्वपूर्ण भागों की रचना की है, जिस पर हम बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और जिसके कारण वह जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं प्राणी और पक्षियों की, तो बच रह जाएगी। तो इस प्रकार और उस आरक्षित विभाग में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, और उनका वहाँ शिकार करना भी, वहाँ भी प्रतिबंध लगाया गया है, मनुष्य भी शिकार नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम जो नष्ट हो रही विलुप्त हो रही प्रजातियां उन्हें बचाने का प्रयास भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो अभी इस प्रकार हमने जो 4 प्रश्न हमें दिए थे, थोड़ा याद करो में, उनकी हमने चर्चा की है। अगला अभी हमारा हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है उत्क्रांति। तो जैसे कि यहाँ उत्क्रांति की हमें एक परिभाषा दी है, वो देखेंगे कि प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया के लिए सजीवों के किसी एक वर्ग यानी जाति के विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होना यानी बदलाव, अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में नई प्रजातियों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को ही हम उत्क्रांति कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमें चित्र में दिखाई दे रहा ही है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ हम इतिहासकारों के द्वारा या कुछ जो पौराणिक कथाएं हैं, हर एक भागों में मनुष्य की उत्क्रांति कैसी, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में अलग अलग कथाएं, या अपनी जो पृथ्वी है उसके ऊपर सजीवों का अस्तित्व कैसे निर्माण हुआ, अलग अलग बातें हमें सुनने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है। तो अधिकतर पहचान में यही है कि मनुष्य जो है कि बंदरों से उसकी निर्मित हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि अभी हमने बोला कि क्या हुआ, प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया के लिए सजीवों के किसी एक वर्ग जाति के विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में नई प्रजातियों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को उत्क्रांति कहते हैं। तो जैसे इस आकृति में हमें मनुष्य का जो पड़ाव है कि कैसे कैसे उसमें बदलाव होता गया, वह हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि मतलब हम ऐसे ही अचानक बड़े नहीं हो गए, या हमारा जो विकास हो रहा है वह ऐसे अचानक नहीं हुआ है। हाँ, शुरुआत में हमें भी कई सारे समस्या या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और फिर एक विकसित मनुष्य के रूप में अभी हम अस्तित्व में है। जैसे कि डायनासोर के बारे में हमने सुना
कि वह प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और वह नष्ट हो गया। किंतु मनुष्य ने क्या किया है, वह जो प्रकृति में बदलाव आते रहे हैं उससे तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और खुद के अस्तित्व को टिकाए रख रहा है। हाँ, तो इसके लिए इस प्रकार एक विकसित मनुष्य जो है वह तैयार हो गया। जो जो परिस्थिति के साथ या पर्यावरण के साथ बदलाव आते गए उसके अनुसार वो खुद को भी अलग अलग ढांचे में बदलता गया और एक विकसित मनुष्य हमें यहाँ दिखाई दे गया। तो और एक उत्क्रांति की आसान परिभाषा हमें पता है, जैसे कि धीमी गति से होने वाला विकास, हाँ, या क्रमिक विकास। धीमी सजीवों में या सजीव की कोई एक विशिष्ट जाति में धीमी गति से होने वाला क्रमिक विकास या क्रमिक परिवर्तन मतलब भी उत्क्रांति। अगर परीक्षा में हमें उत्क्रांति मतलब क्या, अगर ये प्रश्न पूछा तो हम ये जो सामने दी गई परिभाषा है वह भी लिख सकते हैं, या जो अभी आपको बताई कि सजीवों में होने वाला धीमी गति से परिवर्तन या क्रमिक परिवर्तन, जिसे भी हम उत्क्रांति कहते हैं। धीमी गति ये शब्द महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विकास अचानक नहीं होता, वह कैसा हो रहा है, धीरे धीरे। कि बंदर की प्रजातियां पृथ्वी पर अस्तित्व में आई और तुरंत मनुष्य बन गया, ऐसा नहीं है। उसमें कई सारा लंबा कालावधि चला गया, तब एक विकसित मनुष्य तैयार हुआ। तो वैसे ही धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हम जन्म से तुरंत ही हम बोलना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना ये सारी क्रियाएं नहीं सीखे, बराबर। मतलब हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा जन्म हुआ, जन्म के पश्चात सारी क्रियाएं जो है, चलना, बोलना, हाँ, ये सारी क्रियाएं हम धीरे धीरे सीखे हैं। जन्म होते ही हम दौड़ने भागने नहीं लगते। उन क्रियाओं को भी विकसित होने के लिए हमें बहुत समय लगता है, धीरे धीरे वह क्रियाएं होती है। मतलब हमारा ये जो विकास है वह भी कैसे हुआ, धीरे धीरे। तो ये उत्क्रांति तो हम जो देख रहे हैं वह सारे सजीवों की प्रजातियों के बारे में देख रहे हैं, तो उनका भी ये जो विकास है वह भी अत्यंत धीमी गति से हुआ है। अत्यंत धीमी गति से धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हो गया और फिर एक उत्क्रांति, नई प्रजातियों की उत्क्रांति होती गई। उत्क्रांति हो यानी उनका निर्माण हो गया, प्रजातियां अस्तित्व में आ गई। अभी हम देखते हैं कि उत्क्रांति कैसे हुई। लगभग हम देखेंगे तो 3.5 अब्ज वर्ष पूर्व की पृथ्वी पर किसी भी सजीव का अस्तित्व नहीं था। तब क्या हुआ, जब 3.5 अब्ज वर्ष पूर्व पृथ्वी पर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं था, तब बाद में कालांतर में क्या हुआ, जब सजीवों की निर्मित होने को प्रारंभ हुआ, तब क्या कहा जाता है कि पहले तत्व की निर्मित हुई, ऐसे तत्वों की निर्मित हुई। बाद में हम देखेंगे कि तत्वों के द्वारा, तत्वों के मिश्रण के द्वारा फिर जैविक और अजैविक घटक इनकी निर्मित हुई, और ऐसे जैविक और अजैविक घटकों में जटिलता आने के कारण फिर क्या हो गए, जटिल प्रथिन और केंद्रक अम्ल इनकी निर्मित हुई। प्रथिन और केंद्रक अम्ल की निर्मित के पश्चात कोशिकाएं बनी। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी हमने देखा था कि कोशिका किस प्रकार कार्य करते हैं, या मनुष्य हो या कोई अन्य सजीव हो, वह सारे एकमात्र कोशिका से निर्माण होते हैं। सभी सजीवों की निर्मिति का एक क्रियात्मक और रचनात्मक घटक, महत्वपूर्ण घटक मतलब कोशिका। कोशिका क्या है, तो सभी सजीवों का एक महत्वपूर्ण घटक जो क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई जिसे हम कहते हैं, वो घटक यानी कोशिका है। तो प्रथिन और केंद्रक अम्ल इनके द्वारा एक कोशिका बन गई, और फिर एक कोशिकाएं जो है वह क्या करने लगी, अपने आसपास जो उसे पदार्थ मिले, जैसे कि रसायन, जो पदार्थ मिले उसका वह सेवन करने लगी, और सेवन करने के पश्चात विकास हुआ और कई सारी कोशिका, पहले एकमात्र कोशिका थी और एकमात्र कोशिका ने क्या किया, उसके आसपास जो उसे पदार्थ मिले या रसायन हम कहेंगे, वो उसका सेवन करती गई, और फिर रसायनों की पूर्ति से कई सारे, एक कोशिका के द्वारा और कई सारे कोशिकाएं तैयार होने लगी, और फिर इन कोशिकाओं के द्वारा सजीव जो है उनकी निर्मित हो गई। इस प्रकार तत्व के बाद जैविक अजैविक घटक इनकी निर्मित हुई। जैविक अजैविक घटकों के पश्चात प्रथिन और केंद्रक अम्ल बने। प्रथिन और केंद्रक अम्ल के द्वारा कोशिका बनी। कोशिकाओं ने अपने आसपास के रसायनों का सेवन किया और फिर कई सारे कोशिकाओं का
निर्माण हुआ और कोशिकाओं के समूह के द्वारा फिर ऊतक बनते हैं। हाँ, अंग अंग संस्थान मनुष्य कैसा बनता है हमने सीखा था। तो इस प्रकार कोशिका के एकत्रित आने से एक सजीव की निर्मित हुई। इस प्रकार सजीव की उत्क्रांति प्रारंभ हुई। अभी हम देखेंगे सजीवों में विविधता। सजीव जैसे कि हमें महत्वपूर्ण सजीव जो पता है, जैसे कि प्राणी, पक्षी, और हम एक मनुष्य देखेंगे, या हम जलचर प्राणियों का उदाहरण लेते हैं, या भूचर प्राणी देखते हैं, या वायवीय प्राणी हम देखेंगे उदाहरण के लिए। तो वह सभी कैसे दिखते हैं? एक जैसे ही क्या? वह सारे एक जैसे नहीं है। हम अगर जलचरों का भी उदाहरण ले अगर, तो मछली वर्ग हम देखेंगे, वह सभी एक जैसे दिखाई नहीं देते। हाँ, तो वह सारे कैसे हैं? दिखाई देने में अलग अलग है, उनकी रचना भी अलग अलग है। कुछ मीठे पानी में रहते हैं तो कुछ खारे पानी में पाई जाती है। बड़े समंदर वाले भागों में, बड़े जलाशय में वह पाए जाते हैं। उनकी रचना भी अलग अलग है। हाँ, तो वह जलचरों के बारे में देखे। अगर भूचर के बारे में देखें तो भूचर यानी जो भू यानी जमीन, जमीन पर जिनका अस्तित्व है वह प्रजातियाँ, वह भी सभी एक जैसी होती है क्या? नहीं। तो अभी भूचर में तो हम देख सकते भी कई सारी विविधताएं हैं। हाँ, तो उसमें भी हम अगर पक्षी वर्ग के बारे में देखेंगे तो सभी पक्षी एक जैसे दिखाई देते नहीं, वह भी अलग अलग है। हाँ, उनका रंग देखेंगे या चोंच देखेंगे, हाँ, या उनके अगर हम पैर भी देखेंगे तो उनकी रचना में हमें थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर दिखाई देगा। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं कि जो बहुत ऊंचा आसमान तक उड़ सकते हैं, या अगर मुर्गी जैसे देखेंगे तो उन्हें हम ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ते हुए देखते ही नहीं, वह भी पक्षी वर्ग की है। इस प्रकार ये जो सजीव है पक्षी वर्ग, उसमें भी हमें कई सारी विविधता दिखाई देती है। या हम अगर देखें प्राणी वर्ग में भी, तो कुछ पालतू प्राणी है, तो कुछ जो है वह जंगल में रहने वाले प्रजातियां है प्राणी वर्ग की। तो ऐसे में उनके बारे में हम देखें तो कुछ शाकाहारी है तो कुछ मांसाहारी है। मतलब ये भी जो प्राणी है भूचर वर्ग के बारे में हमने देखा, उनमें भी हमें विविधता दिखाई देती है। तो अभी सजीवों में विविधता, तो विविधता किसे कहेंगे हम? कि सजीवों के आकार में, उनकी रचना में, उनकी भोजन ग्रहण करने की पद्धति में, या उनके निवास स्थान में, इन आदि बातों में जो विविधता या भिन्नता हमें दिखाई देती है उसे ही हम सजीवों की विविधता कहते हैं। उनके आकार, अवयव, उनकी रचना, उनका निवास स्थान, उनकी भोजन ग्रहण करने की पद्धति, इन आदि बातों में हमें जो विविधता दिखाई दी उन्हें ही हम सजीवों की विविधता कहते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं अभी उत्क्रांति के बारे में हम देख रहे हैं, तो उत्क्रांति की खोज ऐसे ही नहीं हुई। तो उसके लिए अपना पृथ्वी का जो भूगर्भ है, या हम देखेंगे पृथ्वी पर अस्तित्व में जो तारे या सौर मंडल है, आदि बातों का भी अध्ययन करना ज़रूरी था। तो फिर उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई, यानी कि खगोल विज्ञान का भी अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी हुआ, उसका भी अध्ययन किया गया। हाँ, और फिर पृथ्वी में हवा, पानी या जमीन, वो कैसे अस्तित्व में आई, उत्क्रांति यानी निर्माण हम देख रहे, वो कैसा हुआ। तो मनुष्य को जब इस बात का अध्ययन करना था तो सीधा हम कैसे बने उसका विचार उसने नहीं किया। उसके मन में भी कई सारे प्रश्न तैयार हुए, जैसे कि हमारे मन में भी, या एक विद्यार्थी के रूप में आपके मन में भी कई सारे प्रश्न निर्माण होते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है, या इसके बाद क्या होगा, ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो वैसे ही वैज्ञानिक जब हमारे उत्क्रांति की ओर नज़र डालते हैं कि उत्क्रांति कैसी हुई होगी, तो वह भी विचार करते हैं कि सजीव कैसे अस्तित्व में आए होंगे। इस बात का अध्ययन करते वक्त वह हमारे पृथ्वी पर तारों का यानी तारामंडल, सौर मंडल, ये कैसे अस्तित्व में आए, हवा, जमीन, पानी, या कई सारे मरुस्थलीय प्रदेश है, ये सभी किस प्रकार अस्तित्व में आए, उसकी भी जानकारी, उनके निर्माण के पीछे का कारण भी उन्हें जानना उतना ही महत्वपूर्ण था। और फिर अलग अलग सजीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ हुआ। जैसे कि अभी हम बोले थे कि उत्क्रांति के बारे में हम देख रहे थे कि तत्व, जैविक, अजैविक घटक पदार्थ, जिसे हम कार्बनिक या अकार्बनिक घटक भी कह सकते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक घटक, इनके द्वारा फिर आगे किस प्रकार को प्रथिन बने, केंद्रक अम्ल बने,
उनके द्वारा फिर आगे हम देखेंगे तो कोशिका के द्वारा फिर कई सारे कोशिकाएं बनी और फिर सजीवों की निर्मित हुई। इस प्रकार सजीव अस्तित्व में आए। किंतु सभी सजीवों की प्रजातियां अभी अस्तित्व में है क्या? नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि समायोजन क्षमता, जो सजीव समायोजन कर सका वो अस्तित्व में रहा, और जो प्रजातियां प्रकृति के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर सकी या प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकी, वह प्रजातियां क्या होने लगी? धीरे धीरे नष्ट हो गई। तो उत्क्रांति के लिए बात महत्वपूर्ण है कि जब पृथ्वी पर कई सारे सजीवों का अस्तित्व हुआ या निर्माण हुआ, तो वही सजीव अस्तित्व में रहे जो पर्यावरण के साथ समायोजन कर सके, या उन सजीवों की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह प्रकृति पर रहेगा, प्रकृति में जीवित रहेगा, अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा या नहीं। वह उसी पर निर्भर करता है कि हम अपनी समायोजन क्षमता कितना बढ़ाते हैं, हम आने वाली समस्याओं के साथ कितना संघर्ष कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि अभी हम 10वीं में हैं और अभी हमारा गोल क्या है कि मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, बराबर। ये हमारा ध्येय है कि अभी मैं 10वीं में हूँ, मुझे अधिक पढ़ाई करके अच्छे अंक लाना है। कोई बोलेगा कि मुझे फर्स्ट क्लास आना है या डिस्टिंक्शन में आना है, तो बस ऐसा बोल के होने वाला है क्या? हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, कई सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर। हम कई सारे क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जो हमें क्यूरीज है उन्हें हम हल करने का प्रयास करेंगे, उनकी ओर ध्यान देंगे, इतना सारा मेहनत करेंगे हम, तब जो हमारा गोल है उसे हम प्राप्त कर सकेंगे। मतलब इसके लिए भी जो हमारा ध्येय है उसकी पूर्ति करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ा? एक संघर्ष या कड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके हम उसके तक पहुंच सकते हैं। तो उसी के अनुसार हम देख सकते हैं इन सजीवों के बारे में है, जो प्रजातियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर सकी वह अस्तित्व में रही, और जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो प्रयास नहीं कर पाई वह धीरे धीरे नष्ट हो गई। या जैसे कि हमने आनुवंशिकता में पढ़ा था कि आनुवंशिकता कैसे होती है, जो अपने एक पीढ़ी के जो लक्षण है वह अगली पीढ़ी तक संक्रमित करते हैं। तो वही हम विकसित पीढ़ियों के बारे में देख सकते हैं कि वह क्या, कि प्रजातियों के बारे में हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। जो अच्छे जनुक थे, जो विकसित थे, वह क्या होने लगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने लगे और खुद का विकास करते रहने लगे, और इसके कारण वह अभी तक अस्तित्व में है। किंतु जो प्रजातियां या ऐसे जो जनुक जो क्या होने लगे, खुद का विकास नहीं कर पाए, उनका विकास उन्होंने नहीं किया, इसके लिए क्या हुआ? उनका अस्तित्व धीरे धीरे संकट में आ गया और उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई। इस प्रकार मतलब खुद के अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि गर्मी के प्रभाव के कारण या बाढ़ के कारण, ठंड के कारण कितने सारे लोगों की मृत्यु होती है। मतलब वो पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाए, इसके लिए जो पर्यावरण की आपदाएं आई उनका प्रभाव उन पर दिखाई गया और उनका अस्तित्व संकट में आया। तो जो आने वाले संकटों के साथ तालमेल बिठता है या अपनी सुरक्षितता के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में विचार करता है, वो अस्तित्व में रहता है। वैसे ही जैसे कि अभी हमने देखा कि कई सारे सजीवों में विविधता है और वो कई सारे सजीव अपनी प्रजातियों को विकसित करते हैं। तो वैसे ही जब सजीवों का अस्तित्व हुआ तो कुछ एक पेशीय सजीव निर्माण हुए। एक पेशीय मतलब ही एक कोशिकीय सजीव, तो कुछ बहुकोशिकीय सजीवों का भी अस्तित्व आया। तो ये एक कोशिकीय सजीव मतलब क्या? तो एक कोशिकीय सजीव मतलब जिनका शरीर केवल एकमात्र कोशिका से बना है, उन्हें हम एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय सजीव क्या? तो जिनका शरीर बहु यानी बहुत सारे कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उन्हें हम बहुकोशिकीय सजीव कहेंगे। जैसे कि अभी हमने सुना, जिन प्रजातियों ने प्रयास किया वह पर्यावरण के साथ तालमेल बिठी, वह अभी अस्तित्व में है, और जो तालमेल नहीं बिठा पाई वह नष्ट हो चुकी। तो इस प्रकार अभी हमारे पृथ्वी पर कई सारे एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी सजीव अस्तित्व में है। अभी हमने सजीवों की विविधता समझ कर लिया था। जैसे कि अभी हमने वनस्पतियों के बारे में भी देखे, तो अभी एक कोशिकीय क्लोरेला के साथ बड़े बड़े बहुकोशिकीय बरगद के पेड़ ये अभी अपने पृथ्वी पर अस्तित्व में है। इस प्रकार हम देख सकते अमीबा, पैरामीशियम, इन सूक्ष्म जीवों के साथ साथ
एक कोशिकीय सजीव के साथ साथ देव मछली जैसे महाकाय मछली जो है, जो बहुकोशिकीय है, यह प्राणी भी अभी अस्तित्व में है। इस प्रकार अपने पृथ्वी पर हमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय इनकी भी उत्क्रांति हुई दिखाई देती है, उनका अलगपन हमें समझ में आता है। अभी हम देखेंगे उत्क्रांति का सिद्धांत। उत्क्रांति का सिद्धांत, इस सिद्धांत अनुसार प्रथम सजीव पदार्थ यानी जीव द्रव्य जो है वह पृथ्वी पर समुद्र में निर्माण हुआ और कालांतर में अनेक वर्षों के बाद इस जीव द्रव्य से एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। इस एक कोशिकीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ और उससे अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए। ये सभी बदलाव जो है धीरे धीरे और क्रमवार यानी कि एक के बाद एक हो रहे थे। इस विकास की समयावधि लगभग 300 करोड़ वर्ष की है। सजीवों में बदलाव तथा विकास यह सर्वव्यापी और सभी अंगों में होता गया तथा इसी से अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए। इसी कारण इस पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं, जो संगठनात्मक उत्क्रांति है। जैसे कि हमने पहले 2 परिभाषा उत्क्रांति की सुनी थी और अभी हमारी तीसरी उत्क्रांति की परिभाषा है। तो उत्क्रांति में हमने जैसे आपको बोला था कि एक शब्द महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे या धीमी गति से होने वाला विकास। अभी भी हमने उत्क्रांति के सिद्धांत में हमने पढ़ा कि जो ये उत्क्रांति हो रही है वह क्रमवार है, यानी धीरे धीरे कालांतर में एक एक विकास होता जा रहा है, बदलाव हो रहे हैं और फिर अस्तित्व में कई सारी प्रजातियां आ रही है। तो जैसे कि अभी हमने उदाहरण में लिया था एक कोशिकीय सजीवों के बारे में, या एक कोशिकीय सजीवों के बाद कई एक कोशिका का क्या होता है, वह एक विशिष्ट कार्य करने वाले और कई सारे कोशिकाओं की निर्मित करती है और कोशिकाओं की निर्मित के द्वारा जो कोशिकाओं का समूह बनता है उसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतकों के द्वारा अंग संस्थान, अवयव और फिर उसका शरीर बनता है। तो इसी प्रकार ये जटिल जो सजीव है वह विकसित हुए और शुरुआत में केवल एक कोशिका ही निर्माण हुई और जैसे वह एक कोशिकीय सजीवों में धीरे धीरे प्रकृति के साथ बदलाव होता गया, परिवर्तन हुआ और उससे विशाल और जटिल सजीव विकसित हुए। और ये जो सारे बदलाव थे वो कैसे थे, अत्यंत धीमी गति से होने वाला विकास था। और यह सजीवों का विकास जो था वह केवल उसके किसी एक अंग में नहीं हुआ, तो उसके सभी अंगों में विकास होता गया। जैसे कि अभी हमने एक चित्र देखा था कि हमने बोला कि बंदरों से अगर हम मनुष्य बने हैं तो क्या, जैसे उसमें हम देख सकते हैं कि बंदरों को तो पूंछ हुआ करती थी, किंतु मनुष्य में अभी वो अस्तित्व में है क्या, नहीं, या वो झुककर चलते थे, या उन्हें अगर स्थान परिवर्तित करना है तो वह अगर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जाना है तो वह कैसे करते थे, वह जंप करके एक डाली से या दूसरे डाली से ऐसे पकड़ पकड़ कर जाते थे। किंतु अभी हमें चल सकते, स्थलांतरण कर सकते हैं, मतलब ये हमारा विकास है और उसके लिए कई सारा समय चला गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी जब हम आगे अवशेषांक पढ़ने वाले हैं तब आपको ये और अधिक अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। मतलब हमारे शरीर में जो मेरुदंड की 4 कशेरुकाएं हैं उसका विकास अभी होना बंद है, क्योंकि वह अभी हमारे लिए अवशेषांग हुआ, वह हमारे लिए कोई कार्य करती नहीं। किंतु वह बंदरों के लिए या प्राणी वर्ग के लिए हम देखें तो वह पूंछ के रूप में विकसित होता है और उन्हें स्थलांतरण करने में भी काम आता है। तो वैसे हमने देखा है कि ये धीरे धीरे विकास, जैसे जैसे हमारी प्रजाति मनुष्य, यह प्रजाति अस्तित्व में आने लगी, हमारा विकास भी जो है, मतलब अगर समझ लो बंदर झुक के चलते, किंतु हमारी पीठ अभी झुकी हुई नहीं है, हम सीधे खड़े हैं, बराबर, या हमें उनके जैसे चलने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने उठाने के लिए, वस्तु उठाने के लिए हाथों का वापर कर सकते हैं, चलने के लिए अपने पैरों का वापर कर सकते हैं और हम देख सके उनकी तुलना में हमारी बुद्धि का भी विकास अत्यंत हुआ है। तो ये जो परिवर्तन है, अगर हमने कहा बंदरों से हम विकसित हुए हैं तो फिर उनमें और हम में अभी कई सारा अंतर दिखाई देगा। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक चलने की जो प्रक्रिया है वह कैसी थी, अत्यंत धीमी थी। और ये विकास जो है वह किसी एक अंग में नहीं हुआ, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारी बुद्धि या अन्य सारे अंगों में ये विकास होता गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यह जो सजीवों में बदलाव तथा विकास हुआ वह सर्वव्यापी भी है और सभी अंगों में होता गया। तो इसी से अनेक प्रकार के सजीव
अस्तित्व में आए और इस कारण ये जो पूरी प्रक्रिया बनी, एक नए प्रजाति का अस्तित्व में लाने की ये जो नई प्रक्रिया बनी, उसे ही क्रमिक विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं। वही जो संगठनात्मक उत्क्रांति है। अगली जानकारी हम अगले घटक में देखेंगे। धन्यवाद।